नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के नागार्जुन की जो कविताएं हैं उनका आज अध्ययन करेंगे। अब ये कौन कौन सी कविताएं बच्चों जो आप अपनी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और आज हम इनका थोड़ा सा फिर से दोबारा रिवीजन करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। तो यह दंतुरित मुस्कान और फसल दो कविताएं हैं जो नागार्जुन द्वारा रचित हैं। अब ये नागार्जुन के बारे में हम थोड़ा इनका परिचय कराते हैं आपको। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बच्चों सभी अपनी किताब को ओपन करेंगे और अपना चैप्टर यह दंतुरित मुस्कान, जिसमें नागार्जुन का जीवन परिचय दिया हुआ है, उसे देखेंगे। एक पेंसिल अवश्य लेके बैठें बच्चों, जिसमें आप जो मुख्य पॉइंट होते हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। जैसे अभी इनका जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, ये सभी आपको अंडरलाइन करना है। और इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। बच्चों, नागार्जुन नाम जो इनका पड़ा वह काफ़ी समय के बाद पड़ा, परंतु जो इनका मूल नाम था वो वैद्यनाथ था। नागार्जुन अपने नागार्जुन नाम से ही कविताएं लिखते थे, और मैथिली भाषा होती है, एक मातृभाषा थी जो उनकी, उसमें ये यात्री नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों ये मुख्य बिंदु हैं, इन्हें अंडरलाइन करना है। संस्कृत पाठशाला में आरंभिक शिक्षा प्राप्त कर ये अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता गए। फिर इन्होंने श्रीलंका के बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने कई बार भारत भ्रमण किया। बच्चों, इन्हें घूमने फिरने की बहुत आदत थी। यह अपने देश विदेश में घूमने का शौक रखते थे। तो इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, जिनका वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। लोक जीवन के प्रति गहरा लगाव रखने के कारण वो राजनीतिक स्वार्थ और पतनशील समाज की स्थितियों के प्रति सजग रहकर अपने साहित्य में जुड़े रहे। इन्होंने हिंदी, मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में अनेक कविताएं लिखी। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार इत्यादि के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मुख्य हैं: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि हैं। अब आता है हमारा पाठ। थोड़ा सा हम पाठ का परिचय करेंगे। यह दंतुरित मुस्कान पाठ कवि नागार्जुन ने एक बच्चे की मधुमोही दूधमोही मुस्कान को दिखाया है, जो नीरस तथा कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी सरस तथा जीवंत बना देती है। कवि ने बच्चे के अपलक निहारने का अति सुंदर ढंग से चित्रण किया है। साथ ही कवि द्वारा इस सत्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि कोई भी बाह्य जगत से शिशु को परिचित कराने में उसकी माँ की बहुत अहम भूमिका होती है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूली तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। पास पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर लेखक कहता है कि बच्चे, तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है, छोटा सा बच्चा है, उसके अभी दांत अंकुरित हुए हैं, छोटे छोटे दांत हैं। कम से कम बच्चों बताइए कि तुम लोगों ने देखा होगा कि बच्चे के जो दांत निकलना आरंभ होते हैं वो किस आयु में होते हैं। लगभग बच्चा कितने दिन का, कितने महीने का होता है, कोई बताएगा? ओके बेटा,
तो बच्चा कम से कम 5-6-7 महीने के जो होने पर उसके छोटे छोटे पहले 2 दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यह बच्चा भी आप देख रहे हैं चित्र में, यह भी बच्चा भी बड़ा नहीं है, उसके अभी दांत निकलने आरंभ हुए हैं। ठीक है, और वह दांत छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर उन्हीं का वर्णन लेखक ने किया है। कवि अपने भावों से व्यक्त करता है कि बच्चे की नए दांत वालों मंद मंद मुस्कान बहुत भोली, सरल और निश्चल है। यह मनभावन है और मृतक में भी प्राणों का संचार करने में सक्षम है। बच्चों, मृतक का अर्थ होता है बेजान। बेजान यहाँ से कवि का आशय है, जो बच्चे की मुस्कुराहट होती है उसमें इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई निराश व्यक्ति हो, हारा थका व्यक्ति हो, तो वह उसमें भी जान डाल देती है। धूली धूसर तुम्हारी ये गात, बच्चे का शरीर है वो धूल मिट्टी से सना हुआ है, तो वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जाती। यहाँ पर लेखक ने बच्चे की तुलना कमल से की है। कमल कहाँ पर खिलता है बच्चों? तालाब में। तो बच्चा ऐसा प्रतीत हो रहा है धूल से सना हुआ जैसे कमल, और वह कमल कहाँ पर आकर खिल गया है? झोंपड़ी में, लेखक के झोंपड़ी में या लेखक के घर में वह बच्चा खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मतलब पास, तुम्हारा संपर्क पाकर पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कह रहा है कि बच्चे का पास नज़दीक आकर या बच्चे की मुस्कुराहट देखकर एक कठिन से कठिन हृदय भी पिघलकर जल बन जाता है। छू गया तुमसे झरने लगे सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न जान पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि तुम्हारे स्पर्श करने से, तुम्हारे छूने से मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे सैफालिका का फूल हो। वह फूल बांस का है या बबूल का है, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं किसी फूल को छू रहा हूँ। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो। अब बच्चा है वह अपने जो कवि है उससे, कवि जो है यहाँ पर बच्चे के पिता के रूप में है, वह कहते हैं कि बच्चा उन्हें एकटक देखे जा रहा है, एक ही नज़र से, क्योंकि वह पहचानता है नहीं, तो वह उन्हें देख रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम थक जाओगे मुझे देखते हुए, इसलिए मैं अपनी ही नज़र तुमसे फेर लेता हूँ, घुमा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यहाँ पर लेखक अपने बच्चे से पहली बार मिल रहा है, तो वह उससे परिचित नहीं है, वह उन्हें जानता नहीं है। परंतु यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, परंतु यहाँ पर कवि अपनी जो पत्नी है बच्चे